हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। समझ में आ रहा होगा आपको। अब तो आपको ऑनलाइन क्लासेस की आदत हो जानी चाहिए भाई। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोगों की परसों क्लास नहीं हो पाई थी। कल की क्लास हुई थी और आज की भी क्लास हो रही है, और अब ये प्रॉब्लम नहीं आएगी और जल्दी से जल्दी हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। फिर तो ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं सीन की कभी क्लास होगी कभी क्लास नहीं होगी। लाइव क्लासेस तो आपकी डेली टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि ये सब एक टेक्निकल पूरा सेटअप तैयार करना पड़ता है, वो सेटअप तैयार हो गया है बस अब। तो अब कोई प्रॉब्लम आपको आगे से ऐसी नहीं रहेगी और हम लोग की रेगुलर बेस पे क्लास चलने लगेगी। कल से स्टार्ट हो चुकी क्लास, हम लोग कल भी क्लास हुई थी, आज भी हो रही है और नेक्स्ट क्लास भी होगी हम लोग की, कोई भी गैप नहीं रहेगा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम लोगों को कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। कूलाम लॉ हम पढ़ चुके हैं, हम लोग कूलाम्स लॉ तो पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पढ़ना है। कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अब और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, स्टार्ट करते हैं हम लोग इसी को। डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये जो एक वर्ड आ रहा है ना कूलाम्स लॉ, ये तो पढ़ा हमारा, ये एक नया वर्ड मिल गया वेक्टर। थोड़ा सा इसे बता देता हूँ, फिर हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। भाई वेक्टर आपने सुना है 11वीं क्लास में कि दो तरह की क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसे प्रेजेंट करने के लिए बस आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस क्वांटिटीज़। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपकी ये हो गई। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए जैसे मान लो फोर्स की बात करें तो फोर्स कैसा है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स को अगर हम लोग देखेंगे तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो अगर हम लोग फोर्स की बात करें तो फोर्स का सिंबल क्या हो जाएगा, F। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए हम लोग इस टाइप से लगा देते हैं। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल हो गया एरो के माध्यम से। अब देखते हैं जरा हम लोग एक और टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है 11th में, यूनिट वेक्टर। इसकी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, आपने पढ़ा है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, 1। भाई यूनिट का मतलब क्या हुआ, 1 ही तो हुआ। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, वो क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। पीयूष को तो भाई ये बहुत अच्छे से याद है कि वेक्टर के कितने टाइप होते हैं और क्या क्या है। तो पीयूष यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, 1 होगा। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप। तो ये यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। आपने पढ़ा है 11th में यूनिट वेक्टर आई होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे होता है और यूनिट वेक्टर के होता है। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक यूनिट वेक्टर क्या मान लिया, ए मान लिया। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे, फॉर्मूला क्या है इसका, यूनिट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है, ये फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर ए इक्वल वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ए। मतलब ये आप लाइन ना लगाइए, मोड ना लगाइए, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या क्या क्लियर हो गया हम लोगों का कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और यूनिट वेक्टर क्या होता है। इसी की ज़रूरत है हम लोगों को, स्पेशली यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लिखते हैं, कैप लगा करके लिखते हैं। और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका 1 होता है मैग्नीट्यूड। और फॉर्मूला क्या होता है यूनिट वेक्टर का, ये होता है। जैसे अगर मान लो मैं आपसे कहूँ यूनिट वेक्टर आर लिखना है, मुझे क्या लिखना है, यूनिट वेक्टर आर। तो यूनिट वेक्टर आर मैं कैसे लिखूँगा, यूनिट वेक्टर आर इक्वल वेक्टर आर अपॉन में आर। यूनिट वेक्टर देखो ऐसे लिख रहा हूँ ना मैं, यूनिट वेक्टर आर इक्वल वेक्टर आर अपॉन में आर। जरूरत पड़ेगी इसलिए हम लोग अभी ने समझ रहे हैं। तो कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स लॉ हमसे कहता है कि कोई भी दो चार्जेस हों आपके पास। कूलाम्स लॉ हमसे भाई क्या कहता है, ये तो कहता है कूलाम्स लॉ कि आपके पास कोई भी दो चार्जेस हैं तो आप ये पता कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। क्या कहता है आपसे कि दो चार्जेस हैं आपके पास, तो दो चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये हम लोग किससे पता करते हैं, कूलाम्स लॉ से पता करते हैं।
अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, तो वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन और ऐड हो जाएगी। तो हम लोग जो डायग्राम बनाएंगे, जो फॉर्मूला लिखेंगे, उसे बस क्या करेंगे, डायरेक्शन और ऐड कर देंगे। तो डायरेक्शन देखो कैसे ऐड करेंगे, ये समझते हैं, समझना ही ढंग से है। हम लोगों की जो क्लास होती है वो कैसी होती है, कम टाइम की, 1 घंटे की पूरी प्रॉपर क्लास नहीं होती है, थोड़ा कम टाइम की रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना समझ ही लेते हैं, लगातार समझाता चला जाऊँगा तो फिर वो बोर होने लगेंगे आप। तो जैसे हम लोगों को एक टॉपिक कवर हो जाता है, चाहे वो 35 मिनट में हो जाए, चाहे 30 मिनट में हो जाए, चाहे 40 मिनट में हो जाए, हम लोग उतना ही रखते हैं क्लास में। तो आपको क्या करना है, नोट्स तो आप जितना आपको ज़रूरत लगती है आप बोर्ड से उतना लिखते रहें, बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, थोड़ा सा मटेरियल जैसे हो जाएगा कवर हम लोगों का वैसे ही। तो आप लोग ढंग से कंसंट्रेशन होकर के आपको ढंग से समझना है और ये देखना कि कैसे सब चीज़ें हो रही हैं। देखो ज़रा, तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ हम लोग इससे पहले ही पढ़ चुके हैं। दो हमारे पास चार्ज हैं, मान लो भाई एक चार्ज आपके पास ये है और एक चार्ज ये है, डायरेक्शन कैसे ऐड हो जाएगी बस वो देखना। तो पहला चार्ज, तो जो पहला चार्ज है तुमने इसे क्या मान लिया, Q1, दूसरा चार्ज जैसे क्या मान लिया, Q2। दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं। दोनों चार्ज एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे हैं। अब आगे करना स्टार्ट करते हैं। अब एक बात बताओ, जब दोनों चार्ज कैसे हैं, लाइक चार्ज हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल कैसे करेंगे, ये वाला इसे रिपेल करेगा और ये वाला इसे रिपेल करेगा। तो रिपेल करेंगे कैसे भाई, रिपेल कैसे करोगे, फोर्स लगा के तो रिपेल करोगे। तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, देखो क्या आप समझ चुके हैं, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायरेक्शन का रोल है यहाँ, जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। ऐसे ही Q2 जो है इस Q1 के ऊपर भी एक फोर्स लगाएगा जिसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इससे पहले जब हम लोगों ने पढ़ा था इसे, तो इसे F नाम दिया था और इसे भी क्या नाम दिया था, F नाम दिया था। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहली बात तो ये फोर्स है, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, फोर्स कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स के ऊपर आप क्या लगाएंगे, वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पर भी फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, एक वेक्टर लगा देंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नाम क्या होगा, नाम इसके दो हो सकते हैं, वेक्टर F के दो नाम हो सकते हैं। एक वेक्टर F के दो नाम हो सकते हैं, एक हो सकता है वेक्टर F12 और एक हो सकता है वेक्टर F21। यही कन्फ्यूजन वाली बात है, तो बस यही थोड़ा समझना है कि इस वेक्टर F का नाम वेक्टर F12 होगा या वेक्टर F21 होगा, भाई दोनों हो सकते हैं ना, तो सही कौन सा है वो समझना है। तो आप ऐसे याद रखो, कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो ही पहले आएगा। तो किसके ऊपर फोर्स लग रहा है, 2 के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, तो पहले क्या लिखोगे, 2। जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर आएगा बाद में, F21। क्लियर है ये बात, क्या बात क्लियर है कि हो तो दोनों सकते थे, F12 भी लिख सकते थे, F21 भी लिख सकते थे, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि लिखना क्या है, उसका तरीका आपको बता दिया। जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो लिखोगे पहले। तो फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर, तो आपने 2 लिख दिया पहले, लगा कौन ना 1, तो ये हो गया F21। अब नाम क्या होगा F21 का, ये भी समझ लो। ये जो F21 है, इस F21 का नाम क्या होगा, F21 का नाम होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। भैया क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। हो गया भाई, क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1 इज F21 वेक्टर। अब आप समझ गए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा F12। क्या नाम हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। फिर बाकी बात भी समझ लेते हैं, देखते हैं जरा। अब आती है डिस्टेंस की बात में। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे जो R1 वेक्टर को लिखना है हमें, यहाँ पर होगा R12। इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो R12 की डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इधर। Q1 के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो R12 जो है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और जो R21 है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इधर हो जाएगी।
जो R12 है इसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, और जो R21 है इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक है। अब इसी R1 और R21, ये जो R12 हैं और R21 हैं, इन्हीं को हम लोगों को सॉल्व करना है। ये समझते हैं कि हैं क्या। मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर्स हो जाएंगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स हैं तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई, R12 की ये है और R21 की ये है। तो ये जब ये यूनिट वेक्टर्स हैं तो आप इन्हें लिखेंगे कैसे, इन्हें आप ऐसे लिखेंगे, R12 का जो यूनिट वेक्टर है वो हो जाएगा R12 अपॉन में R। इसी टाइप से R21 इसका जो यूनिट वेक्टर है वो कितना हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन में वेक्टर R अपॉन में कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ R21। ये बात क्लियर है। जैसे अभी हम समझाया था आपको, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो ये तो हमने लिख लिया डायग्राम। अब इसका डायग्राम तो ऐसा बनेगा। अब फोर्स कैसे लिखे जाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। फोर्स कौन कौन से होंगे, मेन फार्मूला देखो हमारे पास क्या है, मेन फार्मूला है हमारे पास F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ये कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है। अब इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जरा लिख दो भाई, कैसे लिखोगे, सबसे पहले लिख दो F12 को, तो लिखोगे फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिंबल क्या हो जाएगा इसका, एक लिख लीजिए, सिंबल हो जाएगा Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो F21 वेक्टर, क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो रहेगा ऐसा ही। फिर Q1 Q2, तो Q1 Q2 रहेंगे ऐसे ही, अपॉन में R। अब यही समझ लो, अपॉन में R। तो जो F21 है, इस F21 के लिए अपॉन में कितना रख देंगे आप, R² ऐसा ही। लेकिन एक साथ में क्या आएगी, डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी डायरेक्शन आएगी, डायरेक्शन आएगी R12 की। भाई F21 जो है, ये F21 की डायरेक्शन में कौन सी डिस्टेंस रहेगी आपकी, R12। तो यहाँ पे कितना जाएगा, R12। ये हो जाएगा आपके पास फॉर्मूला। इसी तरह से अगर हम लोग F12 की वैल्यू चाहें, इसी तरह से अगर हम लोग F12 की वैल्यू चाहें तो F12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेम रहेगी, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R², वेक्टर F12 है। और इसके साथ में F12, जो F12 है इसकी डायरेक्शन में कौन सी डिस्टेंस है, F12 डायरेक्शन देखो, F12 डायरेक्शन ये है और यहाँ पे क्या है, ये है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, R21 वेक्टर। एक फॉर्मूला आपके पास ये हो जाएगा। अगर हम लोग नॉर्मल बात करते, वेक्टर फॉर्म की बात नहीं करते, तो एक ही फॉर्मूले से काम चल जाता, एक ये फॉर्मूला हो जाता बस। लेकिन यहाँ पर ये दोनों कैसे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर है ये, नोट करना चाहें आपसे नोट कर सकते हैं, और जितना भी आप सर्च कर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी नोट्स तो आपको मिलेंगे। क्लियर है ये इतना, ठीक है। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग ये बात करें कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो जो इम्पॉर्टेंस है कूलॉम्स लॉ की वो हमसे क्या कहती है, अगर हम लोग इसको समझें तो देखिए इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी। इम्पॉर्टेंस ये है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा नज़र रखें, यहाँ पे अगर आप ये नज़र रखें और ये देखें कि Q1 और Q2 कैसे हों, यूनिटी हों। Q1 और Q2 कैसे हों, यूनिटी हों, मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, 1 हो जाए, मतलब 1 कूलाम के हों ये दोनों। Q1 की वैल्यू 1 कूलाम और Q2 की वैल्यू भी कितनी हो, 1 कूलाम हो, और जो डिस्टेंस है वो कितनी हो, 1 मीटर हो। डिस्टेंस कितनी हो, 1 मीटर हो। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट कर दो कि Q1 Q2 कैसे हो, 1 कूलाम के हों, जो डिस्टेंस इनके बीच की वो कितनी हो, 1 मीटर हो। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा कि जो F21 है वो F12 के कैसा होगा, इक्वल। भाई जब Q1 Q2 और R ये तीनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो जो F, देखो क्या कह रहा हूँ, लिख के बताता हूँ। जब Q1 Q2 और R ये तीनों बन के इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, जो F12 वेक्टर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, F21 वेक्टर के।
लेकिन यहाँ पे होगा किसके, माइनस के इक्वल। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। F12 इधर, F21 इधर, तो इक्वल तो होंगे लेकिन कैसे हो जाएंगे, माइनस के इक्वल हो जाएंगे। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन ये है कि माइनस के इक्वल कैसे हो जाएंगे, थोड़ा सा से भी समझ लेते हैं हम लोग स्पीड से। देखिए 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था कि वेक्टर A अगर वेक्टर B के इक्वल है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वेक्टर B के ये अपोजिट है तो हम लोग अपोजिट वाले को कैसे लिखते हैं इक्वल में, वेक्टर A इक्वल माइनस के B वेक्टर। ठीक है, तो जो अपोजिट वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है उन्हें कैसे लिखा जाता है, माइनस में करके लिखा जाता है। तो जो F12 है वो F21 के इक्वल तो है लेकिन अपोजिट है, इसीलिए हमने कैसे लिख दिया है, माइनस करके लिख दिया। एक बात बताओ, ये कुछ पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा है? एक बात आप सोचिए, ये कैसा लग रहा है आपको, पढ़ा हुआ सा लग रहा है। कहाँ पढ़ा हुआ लग रहा है? दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो फोर्स इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, ये क्या बन गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या बन गया, न्यूटन का थर्ड लॉ बन गया ना, कि एवरी एक्शन हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो यहाँ पे अपोजिट भी है, प्लस माइनस अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इक्वल भी है। तो जो कूलम्ब्स का लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करता है। पहली इंपॉर्टेंस दोबारा समझा दूँ, पहली इंपॉर्टेंस कैसी है। देखिए पहली इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आती है आपको, ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं और डायरेक्शन अपोजिट भी है। और थर्ड लॉ भी तो यही कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन वो दोनों कैसे होते हैं, इक्वल भी होते हैं और अपोजिट भी होते हैं। तो ये जो F12 और F21 है, ये यहाँ से ये बता रहे हैं कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा एक बात ये और समझो, देखो एक आपको ये पता होना चाहिए, लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है, लाइन ऑफ एक्शन होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होता है। जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, भाई फोर्स कैसी ही मैंने आपको बताया था, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन तो होगी ही होगी। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी। जब वो उसकी लाइन ऑफ एक्शन कहलाएगी तो आप ये देखो, F21 की जो लाइन ऑफ एक्शन है और जो F12 की लाइन ऑफ एक्शन है, भाई दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कौन से, एक ही है ना। तो जब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही हैं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि ये कैसे फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। अगर दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक ही है तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि दोनों फोर्स कैसे हैं, सेंट्रल फोर्स है। क्लियर ये बात, दोनों इंपॉर्टेंट समझ में आती है। एक हो गई थर्ड लॉ ऑफ मोशन की और दूसरी क्या हो गई, सेंट्रल फोर्स की। अब बात आती है इसकी कुछ लिमिटेशंस की, कि क्या जो कूलम्ब्स लॉ है वो हर जगह पे अप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसकी भी एक कंडीशन है, इसकी एक कंडीशन है कि जो दोनों चार्ज हैं, जो लिमिटेशन है इसकी वो ये है कि जो दोनों चार्ज हैं वो एक दूसरे से, ये जो दोनों चार्ज हैं वो एक दूसरे से 10 की पावर माइनस के 15 मीटर की डिस्टेंस पे होने चाहिए। ये जो दोनों चार्ज हैं वो एक दूसरे से कम 10 की पावर माइनस के 15 मीटर तक होने चाहिए, क्योंकि यही क्या है आपका न्यूक्लियर साइज। अगर न्यूक्लियर साइज से भी अगर वो पास हो जाएंगे, जैसे अगर ये दोनों चार्ज इतने पास हो जाएं कि जो न्यूक्लियर साइज है उससे भी ज़्यादा पास आ जाए, तो इनके ऊपर न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होने लगेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं कूलम्ब्स लॉ जो है उतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो 10 की पावर माइनस के 15 मीटर से ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी ये एक्चुअली वर्क करेगा। तो क्या पढ़ लिया हमने पढ़ लिया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ की इंपॉर्टेंस और कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन क्या है ये देख लिया हम लोग। अब हम लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करना है आज। जो यूनिट वेक्टर है, इस यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद रखिए। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मान लो R12 यूनिट वेक्टर है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा R12 वेक्टर अपॉन में R या R12। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करेंगे इसे, बस अभी आप फॉर्मूला पढ़ लीजिए इसका। जैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा वैसे हम लोग उसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो नया टॉपिक है हम लोग का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
शुरू करते हैं भाई। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत सिंपल है। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये टॉपिक कितना सिंपल है कि बहुत ज़्यादा सिंपल। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग एक नाम और देते हैं, एक नाम और है इसका रिलेटिव परमिटिविटी। तो जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसी का नाम क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। ये टॉपिक और आज हम लोग कवर करना है। देखते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है भाई, इसका सिंबल है K। जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका सिंबल क्या है? K है। और ये जानते हो क्या है? ये रेशियो होता है 2 का। ये जो है ये क्या है? रेशियो होता है। अब रेशियो होता है तो कोई 2 चीज़ें तो होंगी, एक न्यूमरेटर बन जाएगा, एक डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रेशियो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। ये जो K है, ये क्या होता है? ये रेशियो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। अब कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैं आपको ये बस समझना है। ये जो कौन कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे ये आपको समझना है यहाँ पे। देखिए जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये रेशियो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। और कौन से, जो पहला फोर्स है वो होना चाहिए किसमें? वैक्यूम में या एयर में। जो पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कहाँ होना चाहिए? वैक्यूम में, एयर में। तो ये हो जाएगा F। और जो दूसरा वाला है ये किस में होना चाहिए? मीडियम में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा FM। तो जो K है ये किसके इक्वल हो जाएगा? K इक्वल F अपॉन में FM हो जाएगा। अब बात आती है कि ये लिख क्या रहे हैं, इसका वैल्यू क्या है, इसे समझना है, इसकी मीनिंग समझना है। तो देखते जरा क्या है। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, कोई 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक आपके पास क्या है, कोई 2 चार्ज हैं। और ये जो दोनों चार्ज हैं वो किस में होंगे? किसी मीडियम में ही तो रखे होंगे। आपके पास क्या है, ये दोनों चार्ज हैं वो किसी मीडियम में रखे होंगे। मान लो आपने किस में रखे हुए? मीडियम एयर में रखे हुए। तो जब आप इन दोनों चार्जेस को एयर में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसका सिंबल क्या हो जाएगा? F। और जब आप इन दोनों चार्जेस को किसी मीडियम में रख देंगे, जैसे आप क्या करें, इन्हें ग्लास में रख दें या फिर इन्हें किसी ऑयल में रख दें, ग्लिसरीन में रख दें, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसका सिंबल क्या हो जाएगा? FM। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंबल क्या होगा? F ही तो होगा। नॉर्मल कूलम्स लॉ की बात करो, अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म की बात ना करें तो K इक्वल क्या हो जाएगा? F अपॉन FM। ऐसे ही अगर आप F और FM की वैल्यू पुट कर दें तो F और FM की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? हम जानते हैं कि जो F होता है वो किसके इक्वल होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। ऐसे ही अगर आप FM की वैल्यू लिखेंगे तो FM इक्वल कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट अगर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन हमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस चाहिए नहीं, हमें मीडियम के लिए चाहिए। तो यहाँ से नॉट हटा दो। दोबारा समझाता हूँ। F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² है। यहाँ पर ये जो नॉट लगा है वो किसके लिए आ रहा है? एयर के लिए। तो जब एयर में रखा था तो F लिख दिया हमने यहाँ पे। और FM जो है वो किसके लिए रखेंगे हम लोग? मीडियम के लिए। और मीडियम में जो परमिटिविटी है उसका सिंबल क्या होगा? एप्सिलॉन। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। तो F की वैल्यू और FM की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। F की वैल्यू लिखोगे कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R²। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R²। जो कैंसिल हो रहा है से आप कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल क्या हो जाएगा? ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा 1/4 पाई से। क्या बचेगा यहाँ से? ये जो एप्सिलॉन है ये बचेगा आपके पास 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन। अब ये जो एप्सिलॉन है वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक फॉर्मूला और मिल गया आपको, K इक्वल F अपॉन FM अपॉन में एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये बात?
यहाँ से क्या मिल गया हमें, जो k है वो किसके इक्वल हो जाएगा, F अपॉन FM के इक्वल हो जाएगा। फिर F की वैल्यू लिख दी यहाँ पे, FM की वैल्यू लिख दी यहाँ पे। कहाँ से लेके आ गए वैल्यू, F की वैल्यू आ गई कूलम्ब्स लॉ से और FM की वैल्यू भी आ गई कूलम्ब्स लॉ से। चेंज क्या हो गया, बस यहाँ हो गया एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो गया एप्सिलॉन। यह एप्सिलॉन क्यों हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अब किस में लग रहा है, मीडियम में लग रहा है। और जब ये मीडियम में लग रहा है तो FM की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल गया। ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये किसके इक्वल हो गया, F अपॉन FM के इक्वल हो गया और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं हम लोगों का। नेक्स्ट टॉपिक तो हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग आज स्टार्ट नहीं करेंगे, आज तो इतनी रखेंगे। FM, ठीक है, इतनी रखते हैं हम लोग आज। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कल स्टार्ट करते हैं या स्टार्ट कर देते हैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को पहले इसके न्यूमेरिकल करने हैं। चलो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे नोट कर लिया होगा आपने। देखिए तरीका क्या रहेगा, हम लोग जितना थ्योरी का पार्ट क्लियर करते चलेंगे हम लोग उतने ही का ही न्यूमेरिकल पहले करते चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे पहले चैप्टर पूरा खत्म कर ले फिर एक साथ फिर न्यूमेरिकल करवा रहे हैं। तो जो टॉपिक क्लियर हो जाएगा उसी टॉपिक के हम लोग न्यूमेरिकल भी साथ में कर लेंगे। तो ये टॉपिक इतना ही था, अब हम लोग इसके न्यूमेरिकल करने हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भाई एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो स्टार्ट करेंगे ही, उससे पहले जरा हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये कोई एक मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और इस मैग्नेट की तरफ चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें अगर मैं कोई दूसरी मैग्नेट लेकर के आऊँगा तो या तो वो अट्रैक्ट हो जाएगी या कैसी हो जाएगी, रिपेल हो जाएगी। यही तो होगा। अगर मैं नॉर्थ के पास में नॉर्थ लेकर के आ जाऊँगा तो रिपेल कर देगी, दूर हटा देगी इसे। और मैं नॉर्थ के पास में अगर साउथ लेकर के आ जाऊँगा तो इसे क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। यही तो होगा ना। ऐसे ही सेम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही सेम क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे मान लो ये आपके पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के जो चारों तरफ होगा वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेकर के आएंगे तो वो दूसरा चार्ज या तो क्या होगा, अट्रैक्शन के फोर्स का को फील करेगा या रिपल्सन के फोर्स को फील करेगा। तो एक ऐसा फील्ड किसके चारों ओर, इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों ओर। यहाँ से कहा था कि जब भी इलेक्ट्रिक वर्ड आएगा तो चार्ज वर्ड तो आएगा ही। हमेशा याद रखिए जब भी इलेक्ट्रिक वर्ड मिलेगा आपको तो ऐसा कुछ चार्ज तो आना ही है। तो चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा फील्ड, तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ पे एक ऐसा फील्ड जिसमें वो चार्ज क्या करेगा, किसी दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, वो फील्ड उसका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। छोटा सा टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग पहले मैग्नेट से ही समझ लेते हैं। एक बात बताओ, ये मेरे पास जो मैग्नेट है जिसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में हर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी इक्वल होगी? मतलब क्या इस मैग्नेट के जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इसमें हर जगह पे इक्वल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? क्या हर जगह पे इक्वल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना भाई। मैग्नेटिक फोर्स क्या वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लगेगा। और अलग अलग कैसे लगेगा, जो पॉइंट्स पास में हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लग जाएगा और जो पॉइंट दूर हैं वो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही तो होगा ना, बस इतना ही तो बात है। देखो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं भी आपसे, मैं भी बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जिन पॉइंट्स पर, यहाँ थोड़ा ढंग से समझना, इस मैग्नेट के जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जिन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा उन पॉइंट्स पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, ज़्यादा है, या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे कैसा हो जाएगा, ज़्यादा है। बस ऐसे ही क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा लगेगा, अलग अलग लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, अलग अलग लगेगा।
और जो पॉइंट पास में होंगे उन पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कैसा लगेगा, ज़्यादा है, और जो पॉइंट्स दूर होंगे उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा लगेगा, कम। और जिन पॉइंट्स पर ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उन पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और जिन पॉइंट्स पर फोर्स कम लगेगा उन पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आता है, जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्ट किससे रिलेट कर रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। मतलब फोर्स ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा। क्लियर है ये बात। ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो है वेक्टर ई इक्वल वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट। वेक्टर ई इक्वल वेक्टर एफ अपॉन में क्यू नॉट है। तो देखो ये तो कहा था मैंने, जो इंटेंसिटी है वो किस पे रिलेट कर रही है, फोर्स पे रिलेट कर रही है। अगर आप ऐसे यूनिट चार्ज मान लेंगे तो वेक्टर ई इक्वल किसके हो जाएगा, डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा वेक्टर एफ के। अगर आप चार्ज को कैसा मान लें, यूनिट चार्ज, तो जब यूनिट चार्ज हो जाएगा तो वेक्टर ई इक्वल डायरेक्ट हो जाएगा वेक्टर एफ के। क्लियर है ये बात। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी। कब, जब चार्ज कैसा होगा, यूनिट होगा। अगर हम लोग बात करें यहाँ से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, बहुत सिंपल है, इसकी जो यूनिट है वो हो जाएगी एफ अपॉन क्यू। तो एफ क्या है, एफ क्या है, फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन। क्यू नॉट, देखिए यहाँ पे चाहे क्यू नॉट लिखे चाहे क्यू लिखे एक ही बात है, ये कितना हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तो जो वेक्टर ई है इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलाम। मन में कन्फ्यूजन नहीं लेके आना आपको कि क्यू की जगह पे क्यू नॉट क्यों लिख दिया है। देखिए जिस चार्ज के ऊपर आप कोई टेस्ट करते हैं, जिस चार्ज के ऊपर आप कुछ टेस्ट करते हैं उस चार्ज को हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू नॉट लिखते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप क्यू भी लिखना चाहेंगे तब भी लिख जाएगा। अगर हम लोग एकदम टू द पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। जिस चार्ज के ऊपर हम कोई भी टेस्ट करते हैं वो क्या लिखा जाता है, क्यू नॉट लिखा जाता है। क्लियर ये बात। इसके बाद वेक्टर ई, अगर हम डायमेंशन की बात करें वेक्टर ई की, तो जो वेक्टर ई की डायमेंशन है वो कितनी हो जाएगी, वेक्टर ई की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, वेक्टर एफ। वेक्टर एफ की डायमेंशन कितनी होती है, MLT - 2, MLT - 2, और क्यू चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है, AT। सॉल्व कर लीजिए इसे, जब आप सॉल्व करेंगे तो AT कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ये AT ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा MLT - 2, AT ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स T इनवर्स, या फिर क्या है A - 1 T - 1। तो MLT - 2 ऐसे ही रहेगा, AT जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, A - 1 T - 1। सॉल्व कर लीजिए इसे। M तो अकेला है, तो जब M अकेला है तो M लिख दीजिए, L यहाँ पर अकेला है तो L लिख दीजिए। T की पावर -2 और T की पावर -1 कितने हो जाएंगे, T की पावर -2 और T की पावर -1 कितने हो जाएंगे, -3, और A की पावर -1 तो अकेला ही है। क्लियर हो गई ये बात। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये किस टाइप की क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या हो गया और इसकी डायमेंशन क्या हो गई। यूनिट कितना सिंपल था, ये क्या हो जाएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा, अपॉन में चार्ज। डायमेंशन कैसे निकाली, फोर्स की डायमेंशन लिख दी, अपॉन में चार्ज की डायमेंशन लिख दी। AT को ऊपर लेकर के गए, सॉल्व कर लिया तो कितना मिल गया, MLT - 3 A की पावर -1। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतनी रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में K = F/FM और F∪F∪0 के ऊपर न्यूमेरिकल को लेकर। ठीक है।